जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे भाई, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया? बच्चा कह रहा है वधिया ही वधिया। तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपा भी एकदम वधिया जी। 10 मिनट पहले गए थे, 10 मिनट बाद वापस आ गए हैं। सर क्या हमें खाने का मौका भी नहीं दोगे? एक बात बताओ, मैंने क्लासेस में कितने चिप्स बांटे, कितने पार्ले जी बांटे, बताओ मैंने खाने में कोई कमी रखी है आपके? मतलब सर मेरे सारे चिप्स खत्म हो गए, मेरे सारे पार्ले जी खत्म हो गए आपके चक्कर में। बच्चा कह रहा है एक पार्ले जी नहीं दिया आपने, एक पार्ले जी। ऐसा करना, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सारी कंप्लेन उतार दूंगा, मुझे अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर देना, सबके एड्रेस पे एक एक पैकेट पार्ले जी का पक्का भिजवा दूंगा। बस ठीक है, अब तो खुश हो? बच्चा कह रहा सर ठीक है सर। इधर देखो ध्यान से, अब टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि इस सेशन में टाइम हमारे पास वैसे ही कम होता है। अच्छा, आज हमारा 1 घंटे वाला स्टूडेंट दरबार नहीं था, उसकी जगह हमने जीएसटी की क्लास रखी थी। इससे पहले उम्मीद करूंगा वो जीएसटी के 2 टॉपिक आपके रिवाइज हो चुके होंगे। अब हमें 2 टॉपिक और रिवाइज करने हैं, बट वो इनकम टैक्स के हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ के 7 कॉन्सेप्ट हमें करने हैं। 30 से 35 मिनट हमारे लगेंगे, उसके बाद पूरे आधे घंटे का गैप है जी आपके पास। मतलब पूरे 25 से 30 मिनट का गैप है, आराम से रेस्ट करना, खाना पीना खाना। 10 बजे सारी फैमिली का हर बच्चा यहाँ पे आके बैठ जाए सर। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूं सर, मैं सिंगल बच्चे को यहाँ पे देखना चाहता हूं। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि सर ये चैप्टर देखना हम भूल गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि जैसे आज नेट की प्रॉब्लम सही होगी, ठीक है, उन्होंने मेरे को वादा किया नहीं सही होगी सर, मेरे को कल चाहे नया वाईफाई लगवाना पड़ जाए, कल के अंदर मैं कल लाइव आऊंगा, ध्यान रखना। और अगर जब मैं कल लाइव आया, मैं उन बच्चों की जब मैं लिस्ट बोलूंगा ना कि जो बच्चे नालायक यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे, फिर मत कहना कि सर हमारा नाम क्यों लिया आपने। तो मुझे प्राउड फील कराओ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपकी सिंगल क्लास मिस हो, तो मैंने कैसे भी करके, मैं कहा चाहे मैं लाइव नहीं आ पा रहा बट कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे बच्चों की रिवीजन क्लास मिस नहीं होनी चाहिए जी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा हर बच्चा रिवीजन क्लास के लिए 10 बजे पहुंचेगा, क्योंकि चैप्टर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट करना है। पार्ट नंबर 1 आज कंप्लीट होगा, पार्ट नंबर कल 2 हमारा चलेगा जी। ठीक है, और पार्ट नंबर 1 के बिना पार्ट नंबर 2 समझ में नहीं आएगा। तो जितने भी आपके दोस्त होंगे ना, सबको बता देना कि भैया 2 सेशन आज सर ने डाले हैं, एक तो भी डाला था 7:30 बजे और एक अभी 10 बजे भी हमारा होगा जी। ठीक है जी, चलो जी, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, आओ जी फटाफट से आओ जी, आओ जी। अदरक कलर का बच्चा जी, मेरा अदरक कलर का बच्चा मेरे सामने बैठा है। ओ माय गॉड जी, काली मिर्च कलर का बच्चा भी बैठा है जी। अदरक है, लौंग है, इलायची है, मेरी क्लास में हर बच्चे की वैरायटी है जी। इधर देखो ध्यान से, अब जो 2 चैप्टर आज हमें रिवाइज करने हैं, एक तो सेट ऑफ और क्लबिंग करी, दोनों चैप्टर बिल्कुल सिंपल चैप्टर हैं। इसको स्टूडेंट दरबार के अंदर वैसे हमने 2 लेक्चर में रिवाइज किया था, बट हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे आधे घंटे में। 7 कॉन्सेप्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको फटाफट से रिवाइज करेंगे। इसके नोट्स मैंने बनाए नहीं है, उसका रीजन साफ साफ क्लियर है, क्योंकि समरी बुक आपके पास है, उस समरी बुक खोल के बैठ जाना। ये 7 कॉन्सेप्ट वहां से हम रिवाइज करेंगे। एक बार चेक करना, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है जी। कॉन्सेप्ट नंबर 1, एक तो बिजनेस के लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। मुझे पहले फटाफट से ना बिजनेस लॉस की बात करो जी। अगर किसी बच्चे ने सेट ऑफ का चैप्टर खोला हुआ है, याद करो बिजनेस लॉस में आपके 4 तरह के लॉस होंगे। पहला क्या होगा जी, एक तो होगा ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज वाला होगा, फिर दूसरा होगा स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस हो गया, तीसरा हो गया आपका 35 AD के बिजनेस वाला हो गया, और फोर्थ हो गया जो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस होंगे उस केस में अगर लॉस होगा उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा, फोर्थ हमारा ये हो गया। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, अगर आपको लॉस होगा घोड़े वाले बिजनेस से, आपको मैंने पहले भी कहा था ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्स, अगर वहां से लॉस होगा तो उसके लॉस को उसी की इनकम से खत्म करोगे और किसी इनकम से खत्म नहीं करोगे। अच्छा, अगर उस बिजनेस का लॉस है उस इनकम से खत्म होगा, अगर वो लॉस उस इनकम से खत्म नहीं होगा तो अगले साल जाएगा जी, अगले साल भी सेम इनकम से खत्म होगा और 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड करोगे। बस ये बात ध्यान देना जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि घोड़े वाले बिजनेस का लॉस घोड़े वाले बिजनेस की इनकम से खत्म होगा, अगले साल भी घोड़े वाले बिजनेस की इनकम से खत्म होगा, नहीं होगा तो 4 साल जाएगा। ये सारी बातें हमने की। अब फटाफट से बोलो जी, अगर कोई लॉस स्पेक्युलेटिव बिजनेस का है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेक्युलेटिव इनकम से खत्म करेंगे, कितने साल आगे जाएंगे, 4 साल, फिर किससे खत्म करेंगे, स्पेक्युलेटिव से ही खत्म करेंगे। और 35 AD के बिजनेस का लॉस 35 AD में जितने बिजनेस हैं उनमें से किसी भी बिजनेस की इनकम से खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, ये बात कई बच्चों को मैंने पहले भी समझाई थी, ये मत गलत फहमी लेके बैठ जाना कि अगर 35 AD के हॉस्पिटल के बिजनेस से लॉस आ रहा है तो हॉस्पिटल की इनकम से खत्म होगा। मैंने पहले भी नहीं कहा था, आज भी नहीं कह रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं कि अगर हॉस्पिटल 35 एडी में कवर है, अगर हॉस्पिटल के बिजनेस से लॉस है, 35 एडी में होटल वाला बिजनेस है, होटल के बिजनेस से इनकम है, तो हॉस्पिटल के बिजनेस का लॉस हॉस्पिटल की इनकम से खत्म, सॉरी हॉस्पिटल की इनकम से तो खत्म होगा, होटल की इनकम से भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 35 एडी में ही कवर है। तो 35 एडी के बिजनेस से जो लॉस होगा, 35 एडी के बिजनेस में जो भी बिजनेस की इनकम होगी आपस में सेट ऑफ कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा अगले साल जाएगा, अगले साल भी सेट ऑफ होगा और इन्फिनिटी लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड होगा, ये बात ध्यान देना चाहिए। इन्फिनिटी लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड होगा जी। उसके बाद देखो जी, फिर अगला क्या निकल के आ गया, फिर हमारा आ गया नॉन स्पेकुलेटिव। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म करोगे, सैलरी को छोड़ कर ही अगले साल फिर लेके जाओगी, अगले साल लेके जाने के बाद बिजनेस की इनकम से खत्म करोगे और 8 साल तक खत्म करोगे। ये बातें अपने बिजनेस के लॉस में की थी। फिर बात करो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये हमने किया पीजीपी के चैप्टर में 32 अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म करोगे, सैलरी की इनकम को छोड़कर, कैजुअल इनकम को छोड़ के। नहीं होगा अगले साल लेके जाओगे, अगले साल भी किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म करोगे, सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़ के, और इनफिनिटी लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड करोगे। ये बातें हमने अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वाले केस में की थी जी। तो अनएब्जॉर्ब को अलग लेके चलना, बिजनेस के लॉस को अलग लेके चलना, ये दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है, बस ये बात ध्यान दो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा ये है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2 है सेक्शन नंबर 72A। याद करो सेक्शन नंबर 72A हमने सेट ऑफ के चैप्टर में किया था। नहीं कोई बच्चा है जो क्लास में मतलब चैट बॉक्स में लिख के बता पाए 72A किसका है? याद करो 72A था कि अगर किसी बिजनेस का सक्सेशन होगा, अमलगामेशन होगा, मर्जर होगा, डीमर्जर होगा, उस केस में क्या होगा। आपको मैंने वहां पर भी कहा था कि जो पर्सन लॉस सेट ऑफ करेगा वही सेम पर्सन कैरी फॉरवर्ड करेगा। मतलब जो पर्सन लॉस इंकर करेगा, जो सेट ऑफ करेगा वही सेम करेगा कैरी फॉरवर्ड। अब एक बात सोच के बताओ, अगर मैंने लॉस इंकर किए हैं तो गवर्नमेंट कह रही है तुम ही सेट ऑफ करोगे, तुम ही कैरी फॉरवर्ड करोगे। अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन आएगा उसको हम ये पॉसिबिलिटी नहीं देंगे। बट हाँ कुछ एक्सेप्शन ऐसी हैं कि अमलगामेशन वाला केस हो गया, मर्जर वाला केस हो गया, कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब सक्सेशन वाले केस हो गया। उस केस में जो अगले वाली कंपनी होंगी पिछले वाली कंपनी का लॉस आगे लेके जा सकती हैं और फ्रेश 8 ईयर तक। याद करो मैंने कहा था 72A में फ्रेश 8 ईयर की बात होती है। बट अगर केस बोल दो फटाफट से बोल दो, अगर केस डीमर्जर वाला होगा उस केस में फ्रेश 8 ईयर नहीं होंगे। कितने साल होंगे? बैलेंस लाइफ होगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। तो भाई कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो बिजनेस लॉस का है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कह रहा है कि 72 कैपिटल ए जो है उसमें सक्सेशन वाले जो केस होंगे अगली कंपनी जो होंगी वो लॉस लेके जाएंगी फ्रेश 8 ईयर तक। बट अगर डीमर्जर वाले केस की बात करूंगा तो जो रिमेनिंग ईयर होंगे उतने साल तक ही लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। ये बातें 72 कैपिटल में की थी। फिर आ रही है प्रायोरिटी ऑफ सेटअप ऑफ लॉस। अब ये प्रायोरिटी का मतलब क्या जी? आपको मैंने कहा था 2 चीजें होती हैं जी। आपको मैंने कहा था 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है ऑर्डर, एक होता है प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी और ऑर्डर के अंदर फर्क क्या होता है? एक तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेम हेड में 2 सोर्स होंगे तो इंट्रा सोर्स वाला पहले इंट्रा सोर्स से होगा, फिर इंट्रा सोर्स से खत्म हो जाने के बाद फिर इंटर सोर्स से होगा। याद करो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से होंगे, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होंगे। ये बातें हमने की थी। फिर इंट्रा सोर्स होने के बाद इंटर सोर्स होने के बाद बात आती है इंटर हेड की। इंटर हेड में कैसे करना है? गवर्नमेंट ने कहा था कैसे भी करो, जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा तुम वैसे करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक आता है कि सबसे पहले हमें क्या खत्म करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, याद करो सेट ऑफ के चैप्टर के अंदर जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था, देखो ये तो होती है प्रायोरिटी, ये तो होते हैं स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब पहले क्या हो गया? सेम सोर्स हो गया, फिर सेम हेड में दूसरा सोर्स हो गया, इंटर हेड में कोई भी वो नहीं है। अब अगर ऑर्डर और प्रायोरिटी की बात करूंगा तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जो आपके करंट ईयर, याद करो करंट ईयर बिजनेस एक्सपेंडिचर होंगे पहले वो खत्म करोगे। फिर जो आपके करंट ईयर डेप्रिसिएशन या करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च या फैमिली प्लानिंग वाले जो कैपिटल खर्चे होंगे वो खत्म करोगे। फिर खत्म करोगे ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस और फिर खत्म करोगे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या फैमिली प्लानिंग वाले रेवेन्यू खर्चे वो खत्म करोगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। मैं दोबारा से एक बार बोलूंगा जी, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, साक्षी है, अमृता है, अंजलि सलूजा है, क्या नाम आपका, तृप्ति है, प्रीति है, स्वीटी है, और बाकी सब क्यूट क्यूट से बच्चे, क्या नाम आपका, प्रखर है, हाँ प्रखर हो गया, हर्षित हो गया जी, क्या नाम आपका, प्रेम मलिक हो गया। इतने सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और अगर मेरे फैमिली का ये सारे बच्चे अगर यहाँ पे आंसर देंगे तो नज़ारे आ जाएंगे जी। मुझे फटाफट से बोलना याद करो जी। जब मैंने बातें की थी ऑर्डर की, सबसे पहले मैंने कहा था करंट ईयर बिजनेस खर्चे खत्म करोगे, वो खत्म होने के बाद फिर करंट ईयर डेप्रिसिएशन या करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर
डेप्रिसिएशन और करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च वाले या फैमिली प्लानिंग वाले वो खत्म करोगे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस खत्म करोगे, फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या फैमिली प्लानिंग वाले जो अनएब्जॉर्ब खर्च होंगे वो खत्म करोगे। इस तरह से आप ऑर्डर करोगे। ये ऑर्डर आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है जी। इसको ऑर्डर भी बोलते हैं, प्रायोरिटी भी बोलते हैं। तो चाहे वो प्रायोरिटी के नाम से क्वेश्चन बने, चाहे वो ऑर्डर के नाम से क्वेश्चन बने, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा ना, आपको सीक्वेंस जो यूज करना है वो ये वाला सीक्वेंस यूज करना है, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, अब एक बार मैं इसको छुपा रहा हूं जी, मैं छुपा रहा हूं, फटाफट से हर बच्चा चैट बॉक्स में लिखे जी। बच्चा कह रहा है आप छुपा रहे हो ना सर, समरी बुक तो हमारे पास भी है, हमारे पास भी है। चिढ़ा रहे हैं बच्चे नालायक, मुझे कान पकड़ूंगा आपके, ध्यान रखो। आंसर दो मुझे फटाफट से। पाप लगेगा, माता रानी पाप लगाएगी सर, माता रानी पाप लगाएगी। फटाफट से मुझे आंसर दो जी। पहला क्या करेंगे, करंट ईयर बिजनेस एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या करोगे, करंट ईयर डेप्रिसिएशन और करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग वाले। तीसरा करेंगे अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस, सॉरी ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। और चौथा करेंगे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग वाले खर्चे। इस तरह से उस ऑर्डर में यूज करोगे। ये सारी बातें हमने की हैं जी। फिर ये ऑर्डर यूज करने के बाद, ये ऑर्डर यूज करने के बाद तो तीन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए जी। तीन कॉन्सेप्ट हमारे कौन कौन से हो चुके हैं, फटाफट से बोलो जी। एक तो हो गया बिजनेस लॉस वाला हो गया जी, ठीक है। क्या हो गया इसको, GABA website www.vgstudyhub.com call क्या हो गया, अच्छा। एक फिर यहाँ पे हमने खत्म किया बिजनेस लॉस वाला खत्म किया। एक हमने किया 72A, एक हमने किया प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ लॉसेस, ये हमने खत्म किया। अगला फिर चार कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे क्लबिंग ऑफ इनकम के हैं जी। अब क्लबिंग ऑफ इनकम की बात करो, सेक्शन नंबर 64A, कोई बताएगा 64(1)A, सॉरी 64(1)A किसका है जी? चैट बॉक्स में लिखो, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो, किसका है? 64(1)A है माइनर चाइल्ड का। दोबारा बोलो 64(1)A मेरे बच्चे किसका है? मेरे नोनू मेरे सोनू बोल दो 64(1)A किसका है? 64(1)A है माइनर चाइल्ड वाले केस का। और यहाँ मैंने कहा था कि माइनर चाइल्ड की इनकम जो होगी, याद करो माइनर चाइल्ड की जो इनकम होगी उसके पेरेंट्स में क्लब होगी जी। माइनर की इनकम उसके पेरेंट्स में क्लब होगी। कौन से पेरेंट्स में क्लब होगी? मम्मी में या पापा में या किस में क्लब होगी? वो क्लबिंग होगी जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, क्लबिंग उसमें होगी। और अगर दोनों में दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, अगर दोनों का डाइवोर्स हो गया तो फिर वो माइनर चाइल्ड को मेंटेन करेगा, क्लबिंग उसमें होगी। बट माइनर की इनकम दो केस में क्लबिंग नहीं होगी। अगर माइनर बच्चा हैंडीकैप है, डिसेबल है, उसके स्किल की इनकम है, उसकी मैनुअल एक्टिविटी से इनकम आ रही है, उसके एक्सपीरियंस से इनकम आ रही है, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। और जिस पेरेंट्स में माइनर की इनकम जुड़ेगी उस पेरेंट्स को 1500 रुपये पर चाइल्ड की एग्जम्पशन मिल जाएगी। बस ये बात ध्यान दो। बट एक बात ध्यान देना जी, माइनर वाले केस में नो डाउट वो पैसा जो अपने स्किल से कमाएगा, अपने एक्सपीरियंस से कमाएगा, वो क्लबिंग नहीं होगी। बट उस इनकम को इन्वेस्ट करके अगर कोई इनकम कमाएगा वो इनकम पेरेंट्स में क्लब हो जाएगी। तो मैंने पहले भी कहा था एक्रीशन ऑफ इनकम, हेलो, एक्रीशन ऑफ इनकम माइनर वाले केस में क्लबिंग होती है, वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में क्लबिंग नहीं होती। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, एक्रीशन ऑफ इनकम माइनर वाले केस में क्लबिंग होती है, वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में क्लबिंग नहीं होती। बस ये बात ध्यान दो जी। अब ये मेरे को विनय कह रहा है यार मेरे को ना ये समझ नहीं आ रहा एक्रिएशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नंबर 6 ना सर ने एक्रिएशन ऑफ इनकम के बारे में ही लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ जी। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो हस्बैंड ने वाइफ को, प्लीज़ ध्यान सुनना जी, हस्बैंड ने वाइफ को एसेट ट्रांसफ़र की और उस एसेट से वाइफ ने मान लो 5 लाख रुपए की इनकम कमाई। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हस्बैंड ने वाइफ को एसेट ट्रांसफर की, उस एसेट से वाइफ ने 5 लाख रुपए की इनकम कमाई। तो जो ये 5 लाख रुपए की इनकम वाइफ ने कमाई होगी तो क्या हो गया जी, ये किस में क्लब हो जाएगी? हस्बैंड में क्लब होगी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बट इस 5 लाख को इन्वेस्ट करके उसने 1 लाख रुपए की इनकम और कमाई, इसको बोलते हैं एक्रीशन ऑफ इनकम। मेरे बच्चे, एक्रीशन ऑफ इनकम का मतलब होता है इनकम से इनकम कमाना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक्रीशन मींस क्या होता है? इनकम से इनकम कमाना। तो वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में, अगर वाइफ वाला केस है या सन्स वाइफ वाला है, तो ये 5 लाख रुपए तो क्लबिंग होंगे, बट ये 1 लाख रुपए जो होंगे ना, ये क्लबिंग नहीं होंगे। सर फिर इस पे क्या होगा? इस पे वाइफ खुद टैक्स पे करेगी, इस इनकम पे हस्बैंड टैक्स पे नहीं करेगा। बस ये बात ध्यान दो। बट अगर यही केस माइनर वाला होता, अगर यही केस माइनर वाला होता, माइनर की मान लो 5 लाख रुपए की इनकम स्किल से आई है। अब ये 5 लाख रुपए की इनकम जो स्किल से है वो इनकम तो क्लब नहीं होगी क्योंकि स्किल से इनकम है। बट इस 5 लाख को इन्वेस्ट करके जो इनकम कमाई होगी ना, वो इनकम क्लब हो जाएगी। किस में क्लब हो जाएगी? पेरेंट्स में। बस ये बात ध्यान दो। अच्छा, ई बाया समझ, ई बारा सर समझ। आप यूँ कहना चाह रहे कि भैया माइनर वाले केस में तो एक्रीशन ऑफ इनकम तो क्लब होगी और वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में एक्रीशन ऑफ इनकम क्लब ना होवे। मैं कहा मैं यही कहना चाह रहा,
ये बच्चे ना समझ रहे मेरी बातें। मैं ये कहना चाह रहा मेरे बेटे कि माइनर वाले केस में तो क्लबिंग कर डालना, और वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में अगर एक्रीशन ऑफ इनकम होगी उस केस में क्लबिंग ना करना। उस केस में वही इनकम क्लब होगी जो एसेट से आएगी, उस इनकम को लगा के कोई इनकम कमाओगे, वो क्लबिंग नहीं करनी। ठीक है, तो ये हो गया 64(1)(a). तो 64(1)(a), अच्छा एक बात और ध्यान देना, 64(1)(a) में अगर पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और ग्रैंड पेरेंट्स अलाइव हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स में क्लबिंग नहीं होती। उसके माइनर वाले केस में फिर जो लीगल गार्जियन होगा वो रिटर्न फाइल करेगा और वही टैक्स पे करेगा। ये सारी बातें हमने क्लास में समझी थी। फिर अगला केस आ गया 64(2). अब ये 64(2) हमारा किसका है जी, याद करो। 64(2) हमारा किसका है बच्चों? लिखो चैट बॉक्स में, मेरी तरफ मत देखो, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। नालायकों आंसर दो मुझे 64(2) का जी, जल्दी 64(2) का आंसर दो। 64(2) में क्या लिखा हुआ है? एचजीएफ पार्टीशन। अब मुझे फटाफट से बोल देना, एचजीएफ पार्टीशन वाले केस में क्या किया था? मैंने कहा था कि अगर अपनी खुद की प्रॉपर्टी, अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आपने कन्वर्ट करने की कोशिश की है एचएफ की प्रॉपर्टी में, दोबारा बोल रहा हूं जी, अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आपने कन्वर्ट करने की कोशिश की है एचएफ की प्रॉपर्टी में, तो उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम कमाई होगी वो एचएफ की इनकम में नहीं जुड़ेगी, वो मेंबर्स की इनकम में ही जुड़ जाएगी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है। तो गवर्नमेंट सिंपल सी बात कहना चाह रही है कि याद करो, मैंने आपको क्लास में कहा भी था कि अगर एक मान लो एचयूएफ है, उसके 5 मेंबर हैं, अब 5 मेंबर में से एक मेंबर है उसने अपने खुद की प्रॉपर्टी एचएफ की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दी। अब अगर खुद की प्रॉपर्टी एचएफ की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट की, उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम कमाएगा तो गवर्नमेंट ने बोला हुआ एचएफ में नहीं जुड़ेगी, उसके मेंबर में ही जुड़ेगी। ये बात ध्यान दो, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि जब एचएफ का पार्टीशन होगा, जब एचएफ का पार्टीशन होगा तो वो पार्टीशन के टाइम पर जो इनकम उसकी होगी वो टैक्स पे करेगा, जो वाइफ को भी मिलेगी वो भी उसमें ही जुड़ेगी, और माइनर वाली इनकम भी क्लबिंग कहीं ना कहीं उसमें होगी, और वाइफ और सन्स वाइफ वाली जो इनकम होगी वो भी उसमें ही जुड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो, मेजर सन वाले केस में कोई क्लबिंग नहीं होती। आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर मान लो मेजर सन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन गया जी, इनकम ट्रांसफर की मेजर सन को क्या क्लबिंग का लॉ लगेगा? आंसर इज नो। क्लबिंग का लॉ माइनर वाले केस में तो एप्लीकेबल होता है, मेजर वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होता जी। ठीक है, तो ये बातें हैं 64(2) की एचजीएफ वाले केस की। अच्छा 64(2) के साथ ना चलो बैठे बैठे आपका फायदा मैं कर देता हूं, एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और रिकॉल करवा दूं। सेक्शन नंबर 65 में क्या था कि याद करो, अगर मैंने कहा था कि इनकम ट्रांसफर में जुड़ती है और ट्रांसफर भाग गया, अब अगर ट्रांसफर भाग गया उस केस में वो तो टैक्स पे करने के लायबल नहीं होगा, तो गवर्नमेंट ने कहा था उस केस में हम पकड़ लेंगे ट्रांसफर की गर्दन, फिर वही टैक्स पे करेगा। तो 65 ये बात कहता है कि अगर ट्रांसफर यहां से जा चुका है तो लाइबिलिटी हम ट्रांसफर पे राइज करेंगे, मतलब जिसको इनकम ट्रांसफर की गई है वैसे उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। बट 65 ने कहा कि अगर ट्रांसफर हमें नहीं मिल पा रहा, उससे रिकवरी नहीं कर पा रहे, तो हम रिकवरी ट्रांसफर से भी करेंगे। ये 65 था जी। गेटिंग माई पॉइंट जी। उसके बाद लास्ट हमारा फिर आ रहा है रिवोकेबल और इरिवोकेबल ट्रांसफर। अब रिवोकेबल का मतलब क्या होता है जी? ऐसा ट्रांसफर जिसमें आपके पास इनकम वापस लेने का राइट होता है या एसेट वापस लेने का राइट होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसा ट्रांसफर जिसमें आपके पास इनकम वापस लेने का राइट होता है या एसेट वापस लेने का राइट होता है। अब अगर ऐसा ट्रांसफर आपने किया है जिसमें इनकम और एसेट वापस लेने का राइट है, गवर्नमेंट बोलती है रिवोकेबल ट्रांसफर है। वो ट्रांसफर क्या है जी? रिवोकेबल ट्रांसफर है। और रिवोकेबल वाले ट्रांसफर वाले केस में जो भी इनकम होगी वो ट्रांसफर की इनकम में जोड़ेंगे जी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी इनकम होगी वो ट्रांसफर की इनकम में जोड़ेंगे, वो ट्रांसफरिंग इनकम में नहीं जोड़ेंगे। बट अगर वही ट्रांसफर इरिवोकेबल है जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर वही ट्रांसफर इरिवोकेबल है, इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है? ऐसा ट्रांसफर जिसमें लाइफ टाइम तक तुम्हारे पास एसेट को वापस लेने का राइट नहीं होता, मतलब पूरी लाइफ के लिए एसेट भी उसकी, इनकम भी उसकी। उस केस में इनकम ट्रांसफरी में क्लब होगी, बट जैसे ही ट्रांसफरी की डेथ होगी फिर इनकम तुम्हारे में क्लब होना चाहिए। उससे पहले ही अगर तुम्हारी डेथ हो गई, फिर जो तुम्हारे लीगल हेयर होंगे उसके मरने के बाद वो तुम्हारे में क्लबिंग होगी। ये बात गवर्नमेंट ने लिखी थी जी। बस ये बात कहना चाहता हूं कि अगर एग्जाम में ये बोल देंगे ना पर्टिकुलर ईयर कि 20 साल के लिए ट्रांसफर की है, 10 साल के लिए की है, 5 साल के लिए की, इवन 40 साल के लिए क्यों ना की हो, मैं कह रहा हूं 50 साल के लिए क्यों ना की हो, वो सारी रिवोकेबल ट्रांसफर होंगी। इरिवोकेबल जब तक नहीं बनेगी जब तक लाइफ टाइम वर्ड नहीं आएगा, चाहे वो लाइफ एक दिन की ही क्यों ना हो। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि हमें कमिटमेंट चाहिए पूरी लाइफ की, कि हां जब तक ट्रांसफर की लाइफ है ये एसेट भी उसकी होगी, आने वाली इनकम भी उसकी होगी, फिर तो उसमें क्लबिंग करेंगे, नहीं तो वो क्लबिंग तुम्हारे में कर देंगे जी। तो इसको बोलते हैं इरिवोकेबल ट्रांसफर। सेक्शन नंबर 63 में रिवोकेबल ट्रांसफर की डेफिनेशन है
ठीक है मेरे ख्याल से, और सेक्शन नंबर 62 में इरिवोकेबल ट्रांसफर की बातें हैं जी, ठीक है। और ये सारी बातें हमने क्लबिंग के लॉ में स्टूडेंट दरबार में बढ़िया तरीके से कर चुके हैं। तो बताओ ये 7 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, और आज हमारे मेरे ख्याल से 7 कॉन्सेप्ट ना, कमाल की बात देखो 17 मिनट में हो गए जी। वैसे सेशन हमारा 27 मिनट का है, आज हमारे 7 कॉन्सेप्ट हो गए 17 मिनट में। लगते कई बार हमारे 50-50 मिनट भी लगे हुए हैं, बट आज हमारा चैप्टर बिल्कुल छोटे से, बट ध्यान रखना मैं 27 मिनट से पहले छोड़ूंगा नहीं जी, ठीक है। अभी हमारे पास 5-7 मिनट बचे हैं, फटाफट 5-7 मिनट इन दोबारा 7 कॉन्सेप्ट के ऊपर आंखें बंद करके, मैं अगर हर बच्चा ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आज दिखा दे अपने घर वालों को भी और पूरी यूट्यूब फैमिली को भी कि भैया आप कमेंट बॉक्स में कितने बढ़िया रिप्लाई कर सकते हो। चलो जी 1 2 3 स्टार्ट। सबसे पहला बिजनेस लॉस की बात करो, बिजनेस लॉस, जल्दी बोलो बिजनेस लॉस कितनी कैटेगरी के होते हैं? 4। कौन कौन से? जल्दी बोलो 4 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? पहली कैटेगरी हो गई जी, एक तो वो ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेसोर्स हो गया, स्पेक्युलेटिव हो गया, 35 AD वाले हो गया, अदर हो गया। अब घोड़े वाले लॉस, घोड़े वाले बिजनेस की इनकम से खत्म होंगे, नहीं होंगे तो अगले साल भी सेम इनकम से खत्म होंगे, नहीं होंगे तो 4 साल की बातें होंगी। स्पेक्युलेटिव 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 4 साल से होंगे, और 35 AD वाले 35 AD के बिजनेस की इनकम से खत्म होंगे, नहीं होंगे 35 AD के बिजनेस से खत्म होंगे, नहीं होंगे इनडेफिनेट लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। और जो अदर लॉस होंगे किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म होंगे, सैलरी और कैजुअल इनकम छोड़ के, अगले साल फिर बिजनेस की इनकम से खत्म होंगे, नहीं होंगे तो 8 साल तक आगे जाएंगे। ये सारी बातें बिजनेस लॉस की थी। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर दो, सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़ के, अगले साल भी किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर दो, सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़ के, और इन्फिनिटी, हेलो, इन्फिनिटी लाइफ तक क्या कर दोगे? कैरी फॉरवर्ड। ये सारी बातें अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में आपने की थी। बात करो 72A की। 72A है सक्सेशन वाले केस में क्या होगा, तो जो अगले वाली कंपनी होगी पिछले वाली कंपनी के लॉस आगे लेके जा सकती हैं, और इन्फिनिटी लाइफ तक नहीं गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है फ्रेश 8 ईयर। बट अगर डीमर्जर वाला केस होगा तो रिमेनिंग ईयर की बात होगी, वहां फ्रेश 8 ईयर की बात नहीं होगी। फिर प्रायोरिटी क्या थी? सबसे पहले करंट ईयर बिजनेस एक्सपेंडिचर होंगे, फिर करंट ईयर डेप्रिसिएशन या करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग वाले खर्च होंगे, फिर होंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, फिर होंगे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग वाले खर्चे। इस तरह से आप सेट ऑफ करोगे, ये बातें निकल के आती है। 64 माइनर की सारी इनकम जोड़ देनी है, माइनर की सारी इनकम जोड़ देनी है, कुछ इनकम को छोड़ के। एक तो हैंडीकैप अगर है, अगर वो स्किल से इनकम कमा रहा है, टैलेंट से, एक्सपीरियंस से, डिग्री से कोई भी इनकम कमा रहा है, उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। इनकम उसमें क्लब होगी जिसकी इनकम ज्यादा होगी। अगर दोनों का डाइवोर्स हो गया तो मेंटेन करेगा, क्लबिंग उसमें होगी। अगर पेरेंट्स नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो क्लबिंग नहीं होगी। उसके लीगल गार्जियन रिटर्न फाइल करेंगे, वो टैक्स पे करेंगे। और जिस पेरेंट्स में क्लबिंग होगी 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जामिशन उनको मिलेगी, ये बात ध्यान दो जी। फिर बात आती है 64(2) HF वाले केस में। अगर HF के मेंबर अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी HF में प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आने वाली इनकम HF में टैक्सेबल नहीं होगी, उनके मेंबर में ही जुड़ेगी। ये बात हमने 64(2) के अंदर पढ़ी थी। एक्रीशन ऑफ इनकम, एक्रीशन मींस इनकम से इनकम कमाना। अब अगर वाइफ है, सन्स वाइफ है, उन्होंने इनकम से इनकम कमाई, वो खुद टैक्स पे करने के लायबल होंगे। बट माइनर वाले केस में एक्रीशन ऑफ इनकम पेरेंट्स में ही जुड़ेगी, ये बात हमने यहाँ पे पढ़ी है। और रिवोकेबल, इरिवोकेबल मींस, रिवोकेबल का मतलब राइट टू रीट्रांसफर, राइट टू री एज्यूम पावर, मतलब जिसमें मेरे पास राइट होता है किसी भी टाइम उस एसेट को वापस ले सकता हूं, आने वाली इनकम को वापस ले सकता हूं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, वो तुम्हारे में क्लबिंग होगी। इरिवोकेबल वाले केस में जब तक उसकी लाइफ होगी, ये एसेट भी उसकी होगी और इनकम भी उसकी होगी, तो क्लबिंग भी उसमें होगी। हाँ, जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, जब उसकी डेथ हो जाएगी, फिर तुम्हारे में क्लबिंग होगी। उससे पहले अगर तुम ही मर गए तो फिर तुम्हारे लीगल हेयर जो होंगे उसमें क्लबिंग होना स्टार्ट होगी। ये बातें इरिवोकेबल ट्रांसफर की है जी। बताओ जी, सो सिंपल और सो ईजी, और ये 5-7 मिनट छोड़ो, 4 मिनट में हमारी रिवीजन हो गई जी। तो कॉन्सेप्ट मेरे को पहले ही पता था, बिल्कुल छोटे छोटे हैं जी, ठीक है। तो अब जाके 7 कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिए हैं जी, और ये चैप्टर हम स्टूडेंट दरबार में अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में। इसके एमसीक्यूज भी वहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। अब वेडनेसडे से हमारी रेगुलर रूटीन रहेगी जी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वेडनेसडे से हमारी बिल्कुल रेगुलर रूटीन रहेगी, मतलब वही स्टूडेंट दरबार भी होगा, उसमें रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर करेंगे, फिर 8:30 बजे ये वाला सेशन होगा, और फिर वही 10 बजे आपकी मतलब जो बाकी नॉर्मल रूटीन रहेगी, ठीक है। आज रूटीन क्यों बिगड़ गई? क्योंकि कल मैं रात को जीएसटी का लाइव सेशन नहीं ले पाया, इस चक्कर में रूटीन बिगड़ गई, ठीक है जी। चलो जी, अब मिलते हैं रात को 10 बजे, आधे पौने घंटे, आधे मतलब 35 से 40 मिनट के बाद आराम से रेस्ट करके आओ, ताकि पूरा 1 घंटा जब वो सेशन चले, 1 या सवा घंटा, मेरी क्लास का सिंगल बच्चा भी ऐसा ना हो जिसको एक कॉन्सेप्ट मिस हो जाए जी। क्योंकि दोबारा कह रहा हूं सर, रिवीजन बहुत बढ़िया कराऊंगा, जबरदस्त कराऊंगा। अगर आपने बस एक बार पहले पढ़ा होगा ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी, ठीक है जी। चलो फिर ज्यादा बातचीत नहीं करते रही, मुलाकात करेंगे सेम टाइम पे,
सेम टाइम का मतलब 10 बजे सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, बाय बाय, बाय बाय जी, बाय बाय। ठीक है जी, ओके जी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी।